चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। उसके बारे में आप साल भर, 2 साल, मतलब पिछले कई सालों से आप न्यूज भी सुन रहे हैं और साथ ही साथ उसके बारे में लगातार करंट अफेयर्स अपडेट हो रहा है। और ये प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में कुछ जगहों पर पूछा भी जा चुका है और यूपीएससी ने भी पूछा है, लेकिन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा था। लेकिन इस टॉपिक से रिलेटेड अब बहुत एडवांस क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों से स्क्रीन शेयर करता हूं। आप लोगों ने सुना होगा न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में। न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में ऑलरेडी आप लोगों ने सुना होगा। तो न्यूक्लियर एनर्जी यानी जो नाभिकीय ऊर्जा होती है, उसके दो रूप होते हैं। दो तरीके से नाभिकीय ऊर्जा न्यूक्लियर एनर्जी पाई जा सकती है। एक होता है फिशन, ठीक है, फिशन मेथड, ठीक है, जिसमें दो छोटे दो एक बड़ा एटम ब्रेक होता है और ब्रेक होने के बाद दो छोटे एटम में बदल जाता है। और इसके टूटने से, यानी एक बड़े एटम के टूटने से ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। तो ऐसी जो न्यूक्लियर एनर्जी होती है उसे फिशन एनर्जी बोलते हैं, या नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है। तो इससे भी ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। और ये ऊर्जा आप लोग अगर देखेंगे तो कुछ इस तरीके से प्राप्त होती थी। जब यूरेनियम 235 को हम ब्रेक करते थे न्यूट्रॉन के बम्बार्डमेंट से, और जिससे कि ये यूरेनियम 235 जो है वो ब्रेक होता था दो छोटे बेरियम और क्रिप्टन में, और फाइनली जो है ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी का प्रोडक्शन होता था। तो न्यूक्लियर एनर्जी के को प्रोड्यूस करने का एक तरीका है न्यूक्लियर फिशन यानी नाभिकीय विखंडन। और दूसरा तरीका जो न्यूक्लियर एनर्जी को प्रोड्यूस करने का है वो नाभिकीय विखंडन न होकर न्यूक्लियर फ्यूजन है, ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूजन है जिसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। न्यूक्लियर जो फिशन से कैसे एनर्जी प्राप्त होती है, उसमें क्या क्या होता है, कैसे होता है, उसको हम लोग जब रेगुलर क्लासेस करेंगे तो उसमें डिटेल में देखेंगे। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब न्यूक्लियर फिशन के बारे में तो फिर भी आपको बहुत जगहों पर पढ़ने को मिल जाता है, बहुत सारी जगह पर आपने क्लासेस में उसको पढ़ा भी हो सकता है वो, या बुक्स में पढ़ा हो। लेकिन इस फ्यूजन से कैसे एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है और इसके लिए क्या क्या किया जा रहा है, कैसे रिएक्टर्स बनाए जा रहे हैं, इन सब के बारे में आज डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। तो न्यूक्लियर एनर्जी का जो दूसरा रूप होता है वो होता है फ्यूजन एनर्जी। यानी इसमें क्या होते हैं, दो छोटे एटम्स आपस में फ्यूज होते हैं और फ्यूज होकर एक बड़ा एटम का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो इससे भी एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। और ये जो एनर्जी होती है, जो फ्यूजन एनर्जी होती है, वो फिशन एनर्जी से कई गुना ज्यादा प्रोड्यूस होती है। अगर मतलब अगर हम बात करें कि कितनी ज्यादा, तो अप्रोक्सीमेटली माना जाता है, कई टाइम तो ऐसा होता है कि फिशन एनर्जी से 100 टाइम ज्यादा या 1000 टाइम ज्यादा भी फ्यूजन से एनर्जी को प्राप्त किया जा सकता है। तो फ्यूजन एनर्जी बहुत ही ज्यादा सस्टेनेबल है। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह है कि इससे एनवायरमेंट का किसी भी तरीके का नुकसान नहीं होता है। इसी वजह से इस वक्त पूरी दुनिया जो काम कर रही है वो फ्यूजन एनर्जी को प्रोड्यूस करने पर काम कर रही है। तो कैसे ये प्रोड्यूस होती है, इस सबको हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं। तो माना यह जाता है कि ये जो फ्यूजन एनर्जी है, जैसा कि मैं बता रहा था कि बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी का प्रोडक्शन करती है। तो आप जरा इसी से इमेजिन कर लें कि 1 ग्राम ड्यूट्रियम और ट्रिटियम, यानी कि फ्यूजन एनर्जी में ड्यूट्रियम और ट्रिटियम को जब फ्यूज किया जाता है, अब ड्यूट्रियम और ट्रिटियम क्या होते हैं इसे समझ लें कि हाइड्रोजन के दो आइसोटोप्स होते हैं, 1H2 और 1H3। वैसे 3 आइसोटोप होते हैं, 1H1 होता है, 1H2 होता है, 1H3 होता है। लेकिन यहां पर जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो 1H2 1H3 की बात कर रहे हैं। इसे ड्यूट्रियम बोलते हैं और इसे ट्रिटियम बोलते हैं। तो ये जो ड्यूट्रियम होता है और ट्रिटियम होता है, आपस में जब फ्यूज किया जाता है तो इससे जो एक बड़ा एटम बनता है जिसे हम बोलते हैं हीलियम। और इस हीलियम के साथ न्यूट्रॉन निकलता है और साथ ही साथ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी का प्रोडक्शन। और ये एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि फिशन यानी नाभिकीय विखंडन से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उससे कई गुना ज्यादा होती है, कई 100 गुना ज्यादा होती है। और अगर हम जो आज एनर्जी प्रोड्यूस करने, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए जिस तरीके से हम एनर्जी
जिस चीज का हम यूज करते हैं, जैसे कोल का यूज करते हैं थर्मल पावर में से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए हम कोल का यूज करते हैं, कोयले का यूज करते हैं। तो अगर हम कोयले से कंपेयर करें कि कोयला कितना यूज होता है, अगर और फ्यूजन एनर्जी में ड्यूट्रियम और ट्रिटियम कितना यूज होता है, तो अगर हम इसको कंपेयर करें तो 1 ग्राम ड्यूट्रियम और ट्रिटियम यानी 1:1:3 के आपस में फ्यूजन होने से जितना एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ये होती है लगभग 90,000 किलोवाट आवर्स। जरा इमेजिन करिए, 1 ग्राम अगर ड्यूट्रियम ट्रिटियम को, ठीक है, ट्रिटियम को आपस में फ्यूज कर दिया जाए, इस फ्यूजन एनर्जी से जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो 90,000 किलोवाट आवर्स के करीब होगी। और ये लगभग 11 टन कोल के जलाने के बाद जो एनर्जी प्राप्त होती है उतनी एनर्जी होगी। जरा इमेजिन करें, 11 टन कोयला जलाएंगे, ठीक है, जितनी एनर्जी आप प्राप्त करेंगे उतनी एनर्जी सिर्फ और सिर्फ 1 ग्राम ड्यूट्रियम और ट्रिटियम के आपस में फ्यूज करने से प्रोड्यूस होती है। तो जरा, और साथ ही साथ 11 टन जब कोयला आप जलाएंगे तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और भी बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेस निकलती हैं जो कि हमारे पर्यावरण को, हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। तो हमें यह समझना होगा कि सबसे बड़ी बात यह है कि आज पूरी दुनिया फ्यूजन एनर्जी यानी नाभिकीय संलयन ऊर्जा की तरफ क्यों भाग रहा है। सबसे पहली बात तो ये एक क्लीन एनर्जी हमें प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि धीरे धीरे कोयला जो है वो सबसे ज्यादा पूरे वर्ल्ड में जो एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, ऊर्जा का प्रोडक्शन किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए, उसमें थर्मल एनर्जी का यूज किया जाता है। और थर्मल एनर्जी जो होती है उसमें कोयले का यूज किया जाता है। और कोयला जो है एक सीमित संसाधन है, एक लिमिटेड रिसोर्स है, ठीक है, वो कुछ दिनों के बाद खत्म हो जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ ये बहुत ज्यादा हमारे एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल भी है। तो लिमिटेड रिसोर्स है कोयला, हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान भी पहुंचा रहा है और एनर्जी भी बहुत ही कम प्रोड्यूस कर रहा है। तो ऐसे समय में अगर हम फ्यूजन एनर्जी से काम चलाएं तो वाकई में दुनिया की जो पिक्चर है वो बदल सकती है। और इस एनर्जी की मदद से हम लोग बहुत ही साफ सुथरी एनर्जी हजारों सालों तक प्राप्त कर सकते हैं। और इवन मैं तो यहां तक कहूंगा कि जैसे हम मंगल पर बसने की बात कर रहे हैं, चंद्रमा पर बसने की बात कर रहे हैं, तो हम मंगल पर भी, चांद पर भी अगर इस टेक्निक का यूज करके एनर्जी का प्रोडक्शन कर सकते हैं। और आपको पता है कि हाइड्रोजन, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम, ये सब हाइड्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं और हाइड्रोजन को प्राप्त करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है अगर ये टेक्निक पूरी तरीके से कमर्शियल हो जाए तो अब बात होती है कि क्या होता है। मैंने आपको बताया कि ये ड्यूट्रियम ट्रिटियम आपस में फ्यूज होते हैं और फ्यूज होने के बाद हीलियम बनाते हैं और इससे एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं, इसे फ्यूजन एनर्जी बोलते हैं। ये मैंने आपको ऑलरेडी बात बता दी। अब मामला ये होता है कि सर जब इतना आसान है, क्वेश्चन ये है, मजेदार बात आप सुनिए, कि जब ये इतना आसान है कि ड्यूट्रियम ट्रिटियम को आपस में फ्यूज कर दें और फिर से बाद वो एनर्जी प्रोड्यूस कर दे, जब ये इतना आसान है तो आखिर अभी तक लोगों ने इससे एनर्जी का प्रोडक्शन क्यों नहीं किया? क्यों ये अभी तक ये नहीं किया जा सका? क्यों हम इतना ज्यादा कोयले का यूज कर रहे हैं? तो बात ये होती है कि ये टेक्निकली बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। ड्यूट्रियम ट्रिटियम से एनर्जी का प्रोडक्शन अपने आप में बहुत ही टेक्निकल इसमें प्रॉब्लम्स हैं, और वो टेक्निकल प्रॉब्लम्स क्या हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। तो अगर ड्यूट्रियम ट्रिटियम की बात की जाए तो इन दोनों को आपस में, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट्स हैं और इनको समझना होगा आपको कि ड्यूट्रियम ट्रिटियम को जब आपस में फ्यूज करेंगे तो इस ड्यूट्रियम ट्रिटियम को फ्यूज करने के लिए बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी चाहिए, यानी काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा चाहिए। ये हाइड्रोजन के जो ये आइसोटोप्स हैं, ये बहुत तेजी से जब मूवमेंट करने लगेंगे, इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, तो ये आपस में टकराएंगे और टक्कर खा के जब आपस में जुड़ेंगे तो हीलियम में कन्वर्ट होंगे। अब इस काइनेटिक एनर्जी को प्राप्त करने के लिए, यानी इतनी ज्यादा इनके अंदर गतिज ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमें क्या चाहिए कि इस हाइड्रोजन के आइसोटोप्स को प्लाज्मा स्टेट में बदलना पड़ेगा। प्लाज्मा स्टेट में बदलना पड़ेगा। प्लाज्मा स्टेट क्या होती है? देखिए, जैसे सॉलिड मैटर की 3 स्टेजेस आपको पता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है, आपको पता है ठोस, द्रव और साथ ही साथ गैस अवस्था आपको पता है।
वैसे ही एक फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर होता है, ठीक है, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर होता है जो प्लाज्मा स्टेट होता है। प्लाज्मा, इसमें जो भी चीज होती है वो अपनी आयनिक फेज में चली जाती है। तो ये जो प्लाज्मा स्टेट में, इसको हमें बदलना पड़ेगा, यानी इस हाइड्रोजन के आइसोटोप्स को प्लाज्मा स्टेट में बदलना पड़ेगा। और प्लाज्मा स्टेट में बदलने से इसकी काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, और जब गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी तो ये जो आइसोटोप्स हैं, ये जो ड्यूटियम ट्रिटियम है, आपस में टकराएंगे, फ्यूज करेंगे और हीलियम में कन्वर्ट होंगे और ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी का प्रोडक्शन करेंगे। तो ये जो तो मामला ये यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि प्लाज्मा स्टेट में इनको बदलना पड़ेगा। अब मामला आता है कि आखिर सर प्लाज्मा स्टेट में इसको बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो प्लाज्मा स्टेट में ये तब बदलेंगे जब इनको 150 डिग्री सेल्सियस देना पड़ेगा। तो आपके हिसाब से तो बड़ा आसान है ये। नो सर, 150, तो मैं मजाक कर रहा था, 150 डिग्री सेल्सियस नहीं, अगर इतना देना होता तो कोई भी अपने घर में बना लेता। अगर आपको ड्यूटियम और ट्रिटियम को प्लाज्मा स्टेट में कन्वर्ट करना है तो आपको 150 डिग्री सेल्सियस नहीं बल्कि 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर देना पड़ेगा। जरा इमेजिन कीजिए, 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर करना पड़ेगा, और ऐसे मिलियन डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर देना पड़ेगा। और इस टेम्परेचर को देना, सबसे पहला बड़ी बात कि इस टेम्परेचर को धरती पर क्रिएट करना, और दूसरी जो बात है, इस टेम्परेचर को धरती पर यानी अर्थ पर इसको सस्टेन करना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि इतना टेम्परेचर जो है वो सूरज का भी नहीं है, सूरज से भी कई गुना ज्यादा ये टेम्परेचर है, 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस। तो इसको अर्थ पर क्रिएट करना, इसको सस्टेन करना बहुत मुश्किल काम है। और क्योंकि और जब तक हम इतना टेम्परेचर क्रिएट नहीं करेंगे, इसे सस्टेन नहीं करेंगे, तब तक ये ड्यूटियम ट्रिटियम प्लाज्मा स्टेट में कन्वर्ट नहीं होंगे। और जब प्लाज्मा स्टेट में कन्वर्ट नहीं होंगे, इनकी काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ेगी, और फाइनली ये आपस में फ्यूज नहीं करेंगे, और फ्यूजन एनर्जी हमें प्राप्त नहीं हो सकती है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है फ्यूजन एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए, कि हमें इतना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्रिएट करना, उससे सस्टेन करना, और उसको एक तरीके से कंट्रोल्ड वे में सस्टेन करना। ठीक है, कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये जो टेम्परेचर है वो जो है वो अनकंट्रोल्ड हो जाए, और फाइनली जो है वो हमें देने पड़ सकते हैं, और हमें जितना हम फायदा लेना चाह रहे हैं उससे ज्यादा नुकसान पहुंच जाए। तो ये चीज क्या पॉसिबल है? तो भाई ऐसे तो देखने पे पॉसिबल नहीं लग रही है, बहुत मुश्किल काम लग रही है, लेकिन दुनिया में बहुत सारे कंट्रीज हैं जो इस पर काम कर रहे हैं, और बहुत सारे कंट्रीज हैं। इसमें चाइना है, इसमें यूएस है, इसमें यूके है, इसमें साउथ कोरिया है, और यहां तक कि आपका इंडिया भी इस पर काम कर रहा है कि कैसे फ्यूजन से एनर्जी, संलयन से ऊर्जा प्राप्त की जाए। तो इसी वजह से आप लोग देखते होंगे कि अभी इससे जुड़े हुए बहुत सारे करंट अफेयर्स या बहुत सारे न्यूज आपके उस पर न्यूज में आप देखते होंगे। 2019-20 में तो बहुत सारी न्यूज, 2021 में बहुत सारी न्यूज इसमें देखने को मिली। देखिए 4 हफ्ते पहले ही अगर आप एक न्यूज देखें कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली चुंबक फ्रांस में दिखाएगा जलवा, हिंदी न्यूज़पेपर तो ऐसे ही लिखते हैं बिल्कुल भौकाल बनाकर कि जलवा, धरती के मैग्नेटिक फील्ड से 2,80,000 गुना ज्यादा ताकत। ठीक है, फिर देखिए एक न्यूज आ रही है 4 हफ्ते पहले कि सूर्य से 10 गुना गर्म, 35 देश 17 खरब लगाकर बना रहे हैं नया सूरज। ठीक है, देखिए कितना सेंसेशनल। इसी तरीके से ये सब न्यूज मैं आपको बता रहा हूं, ये सब 4-4 हफ्ते पहले की न्यूज है, 2021 के करंट अफेयर में है। तो मैं आपको यहां पर याद रखिएगा, सारा करंट अफेयर से अपडेट, इस पूरे वीडियो जो आपको क्लासेस चल रही है इसमें पूरा करंट अफेयर, लेटेस्ट करंट अफेयर के साथ मैं आपको अपडेट कर रहा हूं। और आपको जो भी चीजें हैं, सारी टेक्नोलॉजी मैं बता रहा हूं जो कि यूपीएससी में पूछी जा सकती है, किसी भी एग्जाम में, स्टेट पीसीएस में पूछी जा सकती है, हर जगह आपको पूछी जा सकती है, और ये बहुत ही ज्यादा बेहतर आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिला सकती है। क्योंकि अक्सर लोग सेंसेशनल चीज पढ़ते तो हैं, लेकिन उसके बारे में पूरी टेक्निकल नॉलेज नहीं रखते हैं, और अक्सर न्यूज़पेपर भी सिर्फ सरफेस नॉलेज आपको दे देते हैं, उसके पीछे जो टेक्निकलिटी उसे नहीं बताते हैं, और यूपीएससी चाहता है कि आप थोड़ा रिसर्च करें, तो इसी वजह से वो क्वेश्चन पूछते। तो आज मैं इन सारी चीजों के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। देखिए ये एक और न्यूज है कि चीन ने चालू किया अपना सूरज असली से 10 गुना ज्यादा तेज।
या ये सब आप न्यूज आपने पढ़ी होंगी, लेकिन इसी सब चीजों के बारे में आज हम लोग ये देखिए इंग्लिश न्यूज़पेपर का, चाइनाज आर्टिफिशियल सन ब्रिंग्स न्यूक्लियर फ्यूजन वन स्टेप क्लोजर, ब्रेकिंग वर्ल्ड रिकॉर्ड। ठीक है, तो इस तरीके की न्यूज ये आप रेगुलर पढ़ रहे होंगे। तो ये जुलाई 2021 की, यानी अभी 4 दिन पहले की ये न्यूज है जिसको मैं आपको यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूं। तो ये सारी चीजें मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि आप लोगों को ये इस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है जब इतनी ज्यादा करंट अफेयर पर चीजें हों। तो जितनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि फ्यूजन से एनर्जी कैसे प्राप्त की जाएगी, इसके बेसिक्स मैंने आपको बता दिया कि एनर्जी आपको कैसे प्राप्त होगी, ये बात आपकी क्लियर हो गई। अब मामला यहां से आगे बढ़ता है। तो सर इसको मामला आता है कि 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर आप प्राप्त कैसे करेंगे, और दूसरा क्वेश्चन, इसको सस्टेन कैसे करेंगे। तो बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स हैं जिसकी मदद से आप इस टेम्परेचर को प्राप्त तो कर सकते हैं, लेकिन सस्टेन करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो इसके लिए क्या किया जा रहा है, कुछ कंट्रीज हैं, ठीक है, कुछ कंट्रीज हैं जिसमें इंडिया है। ठीक है, इंडिया, इसमें सबसे पहले यूएस, फिर इसके बाद रशिया, फिर इसके बाद जापान, साउथ कोरिया, फिर इसके बाद चाइना और यूरोपीय यूनियन और साथ ही साथ इंडिया। इन कंट्रीज ने मिलकर एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया 1997 के अंदर। ठीक है, प्रोजेक्ट वैसे तो ये कॉन्सेप्ट 1987 का है, लेकिन जो प्रोजेक्ट फॉर्मली स्टार्ट हुआ 1997 में स्टार्ट हुआ, और ये प्रोजेक्ट की जो प्रोजेक्ट को शुरुआत हुई, और इस प्रोजेक्ट का नाम दिया गया ITER प्रोजेक्ट, इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, जिसमें इन कंट्रीज ने मिलकर कहा कि हम कुछ ऐसा क्रिएट करेंगे, कुछ ऐसा तूफानी करेंगे जिससे कि हम धरती पर सूरज को क्रिएट कर सकें, या सूरज से भी कई गुना ज्यादा ऊर्जा का उत्पादन हम धरती पर कर सकें। तो इसके लिए ये प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई। इसका नाम था ITER प्रोजेक्ट, इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। ठीक है, ITER। तो ये एक इंटरनेशनल फ्यूजन एनर्जी एक्सपेरिमेंट रिएक्टर है जिसमें फ्यूजन सस्टेन करेगा। ये जो होगा ये 35 इयर्स के लिए इसको बनाया जा रहा है, और ये जो बनाया जा रहा है, ये जो ITER प्रोजेक्ट है, ये फ्रांस में शुरू किया गया है। यानी कि इसका जो लोकेशन है, ये जो रिएक्टर बनाया जा रहा है वो फ्रांस में बनाया जा रहा है, और फ्रांस में उस जगह का नाम है सेंट पॉल लेस ड्यूरेंस। इसका नाम क्या है, सेंट पॉल लेस ड्यूरेंस नाम की जगह है जहां पर इस रिएक्टर को बनाया जा रहा है। इस रिएक्टर का जो प्रोजेक्ट है वो 35 इयर्स का, मतलब ये 35 साल का एक पूरा प्रोजेक्ट बनाया गया है। इसके अंदर इस तरीके की फ्यूजन एनर्जी प्रोड्यूस की जाएगी। ठीक है, तो सेंट पॉल लेस ड्यूरेंस में इस रिएक्टर को बनाया जा रहा है। इंडिया, आपको मैंने बताया, यूएस, रशिया, जापान, साउथ कोरिया, इंडिया, चाइना और साथ ही से यूरोपीय यूनियन मिलकर इसको कोलैबोरेट कर रहे हैं, इस प्रोजेक्ट की शुरुआत कर चुके हैं। अब इसमें किया क्या जा रहा है, ये क्वेश्चन है कि आखिर इसके अंदर क्या किया जा रहा है। तो ITER प्रोजेक्ट के अंदर एक प्लाज्मा रिएक्टर बनाया जा रहा है, और उस रिएक्टर को हम ध्यान से देखिएगा टोकामैक रिएक्टर बोलेंगे, टोकामैक रिएक्टर। ठीक है, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये टोकामैक रिएक्टर है, ये आपको स्ट्रक्चर जो दिखेगा ये टोकामैक रिएक्टर है। अब इस टोकामैक रिएक्टर में होगा क्या कि टोकामैक रिएक्टर में होगा क्या कि एक इस तरीके से वैक्यूम टनल बनाई जा रही है। ये आप देख ही रहे होंगे, इस तरह से एक वैक्यूम टनल बनाई जा रही है, और ये जो वैक्यूमाइज्ड टनल है, ठीक है, यानी इसके अंदर वैक्यूम रहेगा, कहीं से कोई भी एयर वगैरह चीजें नहीं रहेंगी, ये वैक्यूम टनल होगी। और इस जो वैक्यूम टनल है, ठीक है, इसको चारों तरफ हाई इलेक्ट्रोमैग्नेट से घेर दिया जाएगा। बहुत अच्छे से ध्यान से देखिएगा, ये सब चीजें आपके ये सेंसेशनल न्यूज़पेपर में नहीं दी जाती हैं, क्या होता है, क्या हो रहा है, इसके पीछे टेक्निक क्या है। तो इस पूरी ट्यूब को चारों तरफ से इलेक्ट्रोमैग्नेट से घेर दिया जाएगा, और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा ये बहुत ही हाई पावर इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा। अप्रोक्सीमेटली माना जा रहा है कि 30 पॉइंट समथिंग टेस्ला का इतना पावरफुल मैग्नेट इसमें यूज किया जाएगा, 13.1 समथिंग टेस्ला का। तो इसी वजह से इस न्यूज़पेपर ने लिखा हुआ है कि
कि धरती की जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो धरती की मैग्नेटिक फील्ड है, जो हमारी धरती पर मैग्नेटिक फील्ड पाई जाती है, उससे ये जो मैग्नेट होगा जो हम इस रिएक्टर में लगाएंगे उसकी ताकत 2,80,000 गुना है। 2,80,000 गुना ज्यादा पावरफुल मैग्नेट हमारी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से 2,80,000 गुना पावरफुल मैग्नेट हम इस रिएक्टर के अंदर यूज कर रहे हैं, जो लगभग 13 टेस्ला के करीब इसकी पावर है। ठीक है, अब 13 टेस्ला के करीब इसकी पावर है। अब इसको चारों तरफ से घेर देंगे। अब जब चारों तरफ से, ध्यान से देखें, जब चारों तरफ से हम इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट से घेरेंगे तो होगा क्या, देखिए बहुत सारा लेजर टेक्निक है, इलेक्ट्रिक कह सकते हैं, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिकल मेथड है, इस तरह से आप सिंपल समझ लें, ये जिसकी मदद से हम लोग इस टेम्परेचर को क्रिएट कर सकते हैं, लेजर टेक्निक से कर सकते हैं, और भी कई तरीके की टेक्निक्स हैं जिनकी मदद से हम ये टेम्परेचर क्रिएट कर सकते हैं। टेम्परेचर हम क्रिएट कर सकते हैं, धरती पर इतना टेम्परेचर हम क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि ये जो टेम्परेचर हम क्रिएट कर देंगे 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस, ये रहेगा कहाँ, मतलब इसको कहां सस्टेन करेंगे भाई। अगर आप इसे ये जो टोकामैक रिएक्टर है, अगर आप इसे मान लीजिए लोहे से बना देते हैं तो लोहा भी इतने टेम्परेचर पर गल जाएगा। अगर आप इसे कॉपर से बना देते हैं वो भी गल जाएगा। अगर आप शीशे से बना देते हैं वो भी गल जाएगा। इतना टेम्परेचर तो कोई भी मटेरियल बर्दाश्त नहीं कर सकता, एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, मतलब उसको वो नहीं कर सकता। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हमें उस मटेरियल के चारों तरफ, मतलब प्लाज्मा के चारों तरफ ऐसी बाइंडिंग करनी है, ऐसा तरीका अपनाना है कि प्लाज्मा क्रिएट हो। ठीक है, इतना टेम्परेचर क्रिएट हो, 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस क्रिएट हो, लेकिन वो जो रिएक्टर है या फिर उस जो टनल बनाई जा रही है, उस टनल की वॉल पर वो पहुंचे ही ना, उसको टच ही ना करे। तो उसको वो टच कैसे नहीं करेगा, वो टच ऐसे नहीं करेगा कि हम जब चारों तरफ से इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट से घेर देंगे, चारों तरफ से इसे इलेक्ट्रोमैग्नेट से हम घेर देंगे और सब तरफ एक सेम पावर का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, तो प्लाज्मा अगर मान लीजिए ऊपर जाना चाहेगा तो नीचे वाला इलेक्ट्रोमैग्नेट से खींच के नीचे अट्रैक्ट कर लेगा, नीचे जाना चाहेगा तो ऊपर वही मैग्नेटिक फील्ड उसे ऊपर अट्रैक्ट करेगी, दाएं जाना चाहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड इधर अट्रैक्ट करेगी, बाएं जाना चाहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बाएं वाला उधर अट्रैक्ट करेगी। फाइनली क्या होगा, जब चारों तरफ सेम मैग्नेटिक फील्ड लगेगी तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि प्लाज्मा इधर जा पाएगा ना, उधर जा पाएगा ना, ऊपर जा पाएगा ना, दाएं जा पाएगा ना, बाएं जा पाएगा। फाइनली क्या हो जाएगा, सारा का सारा प्लाज्मा बीच में क्रिएट हो जाएगा। और जब बीच में क्रिएट हो जाएगा सारा का सारा प्लाज्मा, तो ये जो टनल है, जो ये जो वैक्यूमाइज टनल है, उससे टच ही नहीं करेगा। सारा का सारा प्लाज्मा कहां क्रिएट हो रहा है, मान लीजिए ये पूरा का पूरा टनल है तो इसके बीच में क्रिएट हो रहा है। अब जब ये इसके बीच में क्रिएट हो रहा है तो इसकी दीवार से लगेगा ही नहीं, और जब दीवार से लगेगा ही नहीं तो दीवार को किसी भी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचेगा। और फाइनली इस पूरे की पूरी जो रिएक्टर है उसको हम सस्टेन कर लेंगे, उस पूरे के पूरे रिएक्टर को कंट्रोल्ड कर लेंगे। जैसे आप ये उस रिएक्टर का दूसरा आप पिक्चर देख रहे हैं, ये प्लाज्मा है, ये आप जो देख रहे हैं ये प्लाज्मा है। ठीक है, ये जो है ये प्लाज्मा है और ये इसकी वॉल पर क्रिएट लगने ही नहीं दिया जाएगा। और फाइनली क्या होगा, ये पूरा का पूरा प्लाज्मा बीच में क्रिएट किया जाएगा। तो अब आप कहेंगे सर लेकिन फिर भी हीट तो क्रिएट होगी, तो हीट का असर नहीं पड़ेगा। तो हीट का असर ना पड़े इस पूरे रिएक्टर के अंदर, इसके लिए क्या किया जा रहा है, बाहर से इसको क्रायोस्टैट टनल बनाया जा रहा है, यानी वैक्यूमाइज भी होगा और क्रायोस्टैट भी होगा। क्रायोस्टैट का मतलब ये हो जाता है कि इसका टेम्परेचर -150 डिग्री सेल्सियस के करीब मेंटेन किया जाएगा। तो इस -150 डिग्री सेल्सियस के नीचे इस पूरे के पूरे रिएक्टर का टेम्परेचर क्रिएट किया जाएगा, जिससे कि इस पूरे टेम्परेचर का जो मतलब टेम्परेचर रहे वो काफी कूल डाउन किया जा सके, ठंडा किया जा सके, जिससे कि ये बाहर के जो भी मतलब एनवायरनमेंट है उसको ये अफेक्ट ना करे। तो इसके लिए इसको क्रायोस्टैट टनल बनाया जाएगा। अब आप कहेंगे सर इतना कुछ किया जाएगा, बिल्कुल सर इतना किया जाएगा, तभी तो इसको बनाना मुश्किल है, तभी तो इस रिएक्टर को बनाने में 35 साल का वक्त लग रहा है। और वो भी मैं आपको बताऊं, इस रिएक्टर से सिर्फ
500 मेगा, ये एक एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर है, और ये जो एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर है इससे सिर्फ 500 मेगावाट की एनर्जी आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकेंगे, इससे ज्यादा नहीं कर सकेंगे क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल है। लेकिन अगर ये पूरा का पूरा रिएक्टर सफल हो गया, सक्सेसफुल हो गया, तो इसका फायदा ये होगा कि हम फ्यूचर में इस टेक्निक की मदद से हम बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। आज जितनी एनर्जी हमें, अगर इसका ये पूरी तरीके से सक्सेसफुल हो गया तो हमें किसी एनर्जी रिसोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी और हम बहुत ही आसानी से, बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है, बहुत ही क्लीन एनर्जी का प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो ये जो एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर है ये क्या है और इसमें क्या टेक्निक यूज की जा रही है, इस रिएक्टर को क्या बोलते हैं, टोकामैक बोलते हैं। इसमें क्या किया जा रहा है, बहुत ही हाई इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज किए जा रहे हैं, हाई पावर के इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज किए जा रहे हैं, जो क्या करेंगे कि प्लाज्मा को इसकी जो रिएक्टर है उसकी वॉल पर लगने ही नहीं देंगे और प्लाज्मा को बीच में क्रिएट कर लिया जाएगा, इतना टेम्परेचर क्रिएट कर लिया जाएगा और फाइनली जो है वो इसकी मदद से हम इतनी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सकेंगे। अब बात आती है सर इससे इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, इससे इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस की जा सकती है। तो यहाँ पे समझिए कि आपका क्या होगा, ये मान लीजिए टनल है, ठीक है, और ये टनल है और इसके अंदर मतलब पूरा टोकामैक रिएक्टर बनाया गया है। और ये जो टोकामैक रिएक्टर है इसके अंदर क्या मौजूद है, प्लाज्मा मौजूद है, ठीक है, प्लाज्मा मौजूद है। और ये जो प्लाज्मा मौजूद है ये प्लाज्मा बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस कर रहा होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से एक ट्यूब गुजारेंगे, ठीक है, एक ट्यूब गुजारेंगे और यहां से वाटर की सप्लाई करेंगे। अब यहां से वाटर जब मूव करके इस टनल के अंदर जाएगा, यानी कि टोकामैक रिएक्टर के अंदर जाएगा, तो ये जो प्लाज्मा क्रिएट है, इसकी जो हीट है, ठीक है, इसकी जो थर्मल एनर्जी है, इस हीट की वजह से, इस थर्मल एनर्जी की वजह से जब वाटर यहां से मूव करके इस ट्यूब के अंदर से गुजरेगा तो इसकी मदद से क्या हो जाएगा, बॉयल होने लगेगा और बॉयल होकर ये किसमें बदल जाएगा, स्टीम में, ठीक है, इसमें बदल जाएगा, स्टीम में बदल जाएगा। अब ये जब स्टीम में बदलेगा यहां पर क्या होंगी, टरबाइंस होंगी, ठीक है, टरबाइंस होंगी। ये स्टीम बहुत तेजी से आएगी और जब बहुत तेजी से वाटर की सप्लाई होगी, इधर वाटर स्टीम में बदलेगा, स्टीम आकर टरबाइन पर गिरेगी और जब टरबाइन पर गिरेगी तो टरबाइन मूव करना स्टार्ट कर देगी और टरबाइन जब मूव करना स्टार्ट हो करेगी तो इसी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो टरबाइन के मूवमेंट से ही आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। थर्मल पावर में भी क्या किया जाता है, थर्मल पावर हाउसेस में होता क्या है कि वहां पर कोल जलाते हैं, ठीक है, और कोल जलाकर वाटर को बॉयल करते हैं और वाटर को बॉयल करके स्टीम जनरेट करते हैं और उस स्टीम से टरबाइन को घुमाते हैं। वहां पर थर्मल पावर में इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। न्यूक्लियर पावर यानी फिशन वाला जो पावर है उसमें यूरेनियम की मदद से, यूरेनियम जो रिएक्शन करता है, फिशन एनर्जी प्रोड्यूस करता है, तो उससे जो फिशन एनर्जी प्रोड्यूस होती है उससे भी वाटर बॉयल किया जाता है, और जब वाटर बॉयल किया जाता है उससे स्टीम जनरेट होती है और फिर ये स्टीम ही क्या करती है, टरबाइन को घुमाती है। तो वहां पर भी ऐसे ही टरबाइन घुमाई जाती है। तो यहां पर भी हम लोग क्या करेंगे, चाहे थर्मल की तरीके से और न्यूक्लियर एनर्जी यानी कि फिशन एनर्जी की मदद से जैसे हम लोग टरबाइन घुमाते हैं स्टीम की मदद से, वैसे यहां पर भी हम स्टीम की ही मदद से हम टरबाइन को घुमाएंगे। लेकिन यहां पर हम कोल के अंदर हजारों टन कोयला जलाते थे और ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल था। यह फिशन यूरेनियम को हम करते थे, यूरेनियम बहुत ही कम अमाउंट में इस अर्थ पर मौजूद है और साथ ही साथ इसका जो प्यूरिफिकेशन प्रोसेस होता है वो काफी मुश्किल होता है, ठीक है, और भी बहुत सारे इसके लिमिटेशंस हैं। तो उसकी मदद से हम करते थे, तो वहां पर भी टरबाइन घुमाकर हम एनर्जी प्रोड्यूस करते थे। लेकिन कोयला हजारों टन यूज करेंगे, इसको हम लोग हो सकता है कुछ 100 किलोग्राम यूज करें या कुछ किलोग्राम यूज करें, यहां पर कुछ ग्राम में ही हम उतनी एनर्जी प्रोड्यूस कर लेंगे। ड्यूट्रियम ट्रिटियम के कुछ ग्राम में ही इतनी एनर्जी प्रोड्यूस कर लेंगे कि वो इतनी स्टीम प्रोड्यूस कर देगी कि इलेक्ट्रिसिटी को हम बहुत अच्छी तरीके से प्रोड्यूस कर सकेंगे। तो ये फायदा है, एक तो बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हमारे एनवायरनमेंट के लिए फायदेमंद हो जाएगा, बहुत कम हमें फ्यूल खर्च करना पड़ेगा, बहुत ही कम फ्यूल यूज करना पड़ेगा। और तीसरी सबसे बड़ी बात है, जब ये बहुत कमर्शियल हो जाएगी तो बहुत ज्यादा ये सस्ता हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा चीप हो जाएगा फ्यूचर में, ठीक है। तो अभी ये जो ITR प्रोजेक्ट
आईटीआर प्रोजेक्ट जो चल रहा है इसमें मैंने आपको बताया कि कौन कौन से कंट्रीज हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। ठीक है, इसमें सारा कितना टेम्परेचर क्रिएट होता है, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी। अब आगे बढ़ते हैं कि सर ये जो आईटीआर प्रोजेक्ट है, इस आईटीआर प्रोजेक्ट के बारे में जरा हमें ये बताएं कि ये इसकी थोड़ी टाइमलाइन पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि टाइमलाइन पर क्या क्या डिस्कशन, या फिर उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस जो आईटीआर प्रोजेक्ट है इसमें बहुत सारे कंट्री कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इसमें इंडिया क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो इसमें अलग अलग मशीनरी है। ठीक है, अलग अलग मशीनरी है। तो इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है, चाइना कुछ दे रहा है, कोरिया जापान कुछ और दे रहा है, यूरोपीय यूनियन कुछ और दे रहा है। ठीक है, सब अलग अलग चीजें ने, साउथ कोरिया कुछ और दे रहा है। देखिए ये सब इसके मशीन्स हैं जो इसके अंदर लगाई गई हैं, इस आईटीआर प्रोजेक्ट के अंदर लगाई गई हैं। इसमें जो इंडिया दे रहा है वो क्रायोस्टैट दे रहा है। याद रखिए क्या इंडिया दे रहा है, अगर आपसे कभी पूछा जाए यूपीएससी में कि क्या इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन है आईटीआर प्रोजेक्ट में, तो याद रखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट, और भी चीजें दे रहा है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है इसका जो क्रायोस्टैट है, यानी इसको ठंडा करने। वैसे भी इंडिया का काम क्या है, इंडिया जो है जब कभी भी लड़ाई, दो देशों की झगड़ा होता है, लड़ाई होती है, तो हमेशा इंडिया का क्या स्टैंड होता है कि भाई आप लोग शांति बनाकर रखें, ठंडे रहें, लड़ाई गर्म ना हो। तो वही काम याद रखिएगा, इससे अपने दिमाग में हमेशा याद रखिएगा कि एग्जैक्टली इंडिया क्या इसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है। टनल को ठंडा करने वाला जो इक्विपमेंट्स हैं, यानी कि पूरे के पूरे टोकामेक रिएक्टर को ठंडा करने वाला जो सबसे इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है क्रायोस्टैट, वो प्रोवाइड करने का काम कौन कर रहा है, इंडिया। होगी ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो इंडिया का कंट्रीब्यूशन क्या है, मेनली क्रायोस्टैट टनल प्रोवाइड करना, यानी उसका टेम्परेचर -150 डिग्री सेल्सियस पर मेंटेन रखने के लिए जो भी इक्विपमेंट्स है वो प्रोवाइड करेगा। अब इसकी टाइमलाइन पर थोड़ा हम लोग चले जाते हैं कि ये टाइमलाइन पर चले जाएं कि क्या क्या कब से शुरुआत हुई, क्या हुआ। तो ये जो प्रोजेक्ट है 1987 से ही कॉन्सेप्ट में आया कि ऐसा ऐसा कुछ हम लोग करते हैं। ये रशिया और यूएस का अपना एक वो हुआ कि चलो कुछ मिलकर तूफानी करते हैं, और फिर उसके बाद ये स्टार्ट हुआ। तो सबसे पहले फिर डिसाइड हुआ कि कहां पर हम इसे स्टार्ट करें, किस जगह पे स्टार्ट करें, ये सब डिसाइड हुआ, कौन कौन कंट्री कंट्रीब्यूट करेंगे, ये सब हुआ। फिर इसमें 2000 जो साइट कंस्ट्रक्शन जो स्टार्ट हुआ, यानी कि जहां पर ये पूरी टनल बनना स्टार्ट हुई, वो हुआ 2007 के अंदर, 2007 में इसका बनना स्टार्ट हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद मेन टोकामेक कॉम्प्लेक्स तो बनना स्टार्ट हुआ, यानी ये जो रिएक्टर, पहली बात तो वो साइट पर अपना सारी चीजें स्टार्ट हो गई, लेकिन टोकामेक जो कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्शन यानी टोकामेक रिएक्टर का बनना स्टार्ट हुआ 2013 में। तो साइट पर पहुंच गए थे, सब कुछ बनाया, जो उससे जरूरी हुई चीजें तो उसको बनाना स्टार्ट किया, लेकिन टोकामेक कॉम्प्लेक्स का कंस्ट्रक्शन 2013 से शुरू हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद 2017 में असेंबली हॉल रेडी हो गया, जहां जहां पे मशीनें लगनी थी और सब कुछ था, वो असेंबली हॉल रेडी हो गया। फिर 2018 से 25 में सारे टोकामेक के जो इक्विपमेंट्स हैं, क्रायोस्टैट है जो इंडिया दे रहा है, ये सब चीजें वहां लगना स्टार्ट हो गई, सब कुछ होना स्टार्ट हो गया। तो 2020 में अभी वैक्यूम वेसल्स को एक साथ लगा दिया गया है। ठीक है, मतलब वैक्यूम वेसल्स मैंने जो बताई थी जिसके अंदर प्लाज्मा क्रिएट होगा, वो बनकर तैयार हो गया है। जून 2022 में माना जा रहा है, जून 2022 में प्लान्ड है कि वैक्यूम वेसल्स जो है वो इंस्टॉल हो जाएगी। ठीक है, वैक्यूम वेसल्स जो प्लाज्मा की है वो इंस्टॉल हो जाएगी। नवंबर 2023 में प्लान्ड है कि जो सोलेनाइड स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो है लगने पूरी तरीके से स्टार्ट हो जाएंगे, और इलेक्ट्रोमैग्नेट चारों तरफ से उसको घेरना स्टार्ट कर दिया जाएगा। 2025 में, इंपॉर्टेंट है ये, 2025 में ये माना जा रहा है कि हम फर्स्ट प्लाज्मा हम जो क्रिएट करेंगे 2025 में कर पाएंगे, और वो भी कुछ सेकंड्स के लिए। ध्यान रखिएगा, ये प्लाज्मा जो क्रिएट किया जाएगा 150 बिलियन डिग्री सेल्सियस का ये 2025 में क्रिएट होगा, वो भी कुछ सेकंड्स के लिए। ये मत सोचिए कि हमेशा ऐसा कर देंगे तो स्टार्ट हो जाएगा ना,
कुछ सेकंड्स के लिए क्रिएट करके देखा जाएगा कि कोई इससे मिसहैपनिंग तो नहीं हो रही है या ये सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये 2025 में किया जाएगा और जब ये पूरी तरीके से सक्सेसफुल हो जाएगा तो ऐसी प्रोसेस कई बार की जाएंगी, कई बार एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे, कई बार एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे और फाइनली जो होगा ये ड्यूट्रियम ट्रिटियम का ऑपरेशन यानी पूरी तरीके से कमर्शियली जो है वो पूरी तरीके से प्लाज्मा क्रिएट करके इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने का काम 2035 में जाकर होगा। तो सोचिए अपने आप में ये कितना कॉम्प्लेक्स होगा, कितना मुश्किल होगा इस पूरे के पूरे को बनाना और इसमें प्लाज्मा क्रिएट करना और प्लाज्मा को सस्टेन करना। तो 2035 में जाकर ये प्रोफेशनली मतलब पूरी तरीके से प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा और ड्यूट्रियम ट्रिटियम पूरी तरीके से फ्यूज होकर प्रॉपर प्लाज्मा क्रिएट कर पाएंगे। कुछ मिनट या कुछ घंटों के लिए प्लाज्मा क्रिएट किया जाएगा और जितनी हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना चाहते हैं या जो भी है वो सब चीजें होंगी। तो ये सारी चीजें हैं। अब इसमें एक बात और देख लें कि इसमें जो मेंबर कंट्रीज है मैंने आपको पहले बता दिया, चाइना, यूरोपियन यूनियन, इसमें स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, ये सब इसके पार्ट हैं। इंडिया, जापान, रशिया, साउथ कोरिया, यूनाइटेड स्टेट, ये सब आपको मैंने बता दिए। इसके अलावा जो नॉन मेंबर कंट्रीज है जो कंट्रीब्यूट तो कर रहे हैं लेकिन अभी इनको मेंबरशिप नहीं दी गई है, उसमें ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, कजाकिस्तान है, थाईलैंड है और कनाडा है। ये सब लेटेस्ट जुड़ रहे हैं, ठीक है, 2016, 17, 18 में। तो ऑस्ट्रेलिया, कजाकिस्तान, थाईलैंड और कनाडा ये नॉन मेंबर कंट्रीज हैं, ये मेंबर कंट्रीज नहीं हैं। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि आखिर ये फ्यूजन रिएक्टर कैसे बनाया जाएगा और किस तरीके से बनाया जा रहा है। अब बात आती है कि क्या सर ऐसा काम सिर्फ यही कर रहे हैं या हम तो न्यूज में ये भी सुन रहे हैं कि चाइना ने क्रिएट कर लिया है, ये तो सारे कंट्रीज का कंट्रीब्यूशन है। नहीं सर, सारे कंट्रीज का कंट्रीब्यूशन अलग तरीके से है और इंडिया अपना खुद का भी, चाइना अपना खुद का भी, या जो भी कंट्रीज मेंबर कंट्रीज हैं वो अपने खुद के भी इस तरीके के छोटे छोटे रिएक्टर्स बना रहे हैं। तो जो अपने छोटे रिएक्टर्स बना रहे हैं वो इंडिया भी है जो अपना छोटा ऐसा रिएक्टर बनाने की कोशिश कर रहा है, टोकामैक रिएक्टर बनाने की कोशिश कर रहा है। इसमें चाइना भी है, ठीक है, चाइना भी है, इसके अलावा जो है यूएस भी है, यूके भी है, ठीक है, साउथ कोरिया भी है, ठीक है, साउथ कोरिया भी है। इसके अलावा जो है वो जापान भी कोशिश कर रहा है शायद। तो अब भाई अपना भी हम रिएक्टर क्रिएट करेंगे, क्योंकि ना किए क्या। तो इंडिया ने अपना जो रिएक्टर स्टार्ट किया उसका नाम रखा आदित्य। याद रखिएगा क्या नाम रखा, आदित्य, ठीक है। और ये आदित्य जो हमने बनाया 1989 में, देखिए एक स्पेसक्राफ्ट है जिसको हम फ्यूचर में लॉन्च करेंगे, आदित्य L1, उससे कंफ्यूज मत होइएगा। मैं जब रेगुलर क्लासेस होंगी तो मैं इसमें पढ़ाऊंगा आदित्य L1 के बारे में, जो सन की स्टडी करने के लिए भेजेगा भारत, ठीक है। तो उससे कंफ्यूज मत होइएगा, वो आदित्य L1 है और ये आदित्य है। तो आपसे पूछा जाए कि इंडिया का अपना खुद का टोकामैक जो रिएक्टर है वो उसका नाम क्या है, तो आप बताएंगे आदित्य। और आदित्य जो है उस 1989 में इसको बनाया गया था और इसने जो प्लाज्मा क्रिएट किया था यानी कि 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर जो क्रिएट किया था 0.4 सेकंड के लिए इसने सस्टेन कर पाया था उस वक्त, 0.4 सेकंड। और ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है, इतना बड़ा टेम्परेचर कुछ देर के लिए क्रिएट कर लेना भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो 0.4 सेकंड के लिए इसको क्रिएट किया था, ठीक है। बाद में इस टोकामैक रिएक्टर को यानी कि आदित्य को और अपग्रेड किया गया 2016 में, और भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कुछ सेकंड, याद रखिएगा बहुत मजेदार बात है, कुछ सेकंड के लिए हम इस प्लाज्मा को सस्टेन कर ले जाएं, ठीक है। तो ये जो रिएक्टर है इंडिया का आदित्य, ये 0.4 सेकंड तक कर चुका है, लेकिन 2016 में उसे और अपग्रेड किया गया। कोशिश की जा रही कि कुछ सेकंड तक अपने इस प्लाज्मा को सस्टेन करके ले जाए। अच्छा, ये कहां पर है, ये इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च गांधीनगर गुजरात में है। ये रिएक्टर कहां पर मौजूद है, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, कहां पर मौजूद है, इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च गांधीनगर गुजरात, ठीक है। इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च गांधीनगर गुजरात में इस रिएक्टर को बनाया गया है, इस रिएक्टर को बनाया गया है, ठीक है। और इंडिया, आपको मैंने बता दिया कि ये पार्ट है। अच्छा, कब इंडिया, अच्छा एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है, ये पूछा जा सकता है किसी यूपीपीसीएस वगैरह में या बीपीएससी वगैरह में पूछा जा सकता है कि कब इंडिया पार्ट बना, किसका, आईटीआर प्रोजेक्ट। आईटीआर प्रोजेक्ट का ये 1997 से पार्ट नहीं था, 2006 में भारत पार्ट बना, किसका, आईटीआर का। तो आईटीआर का कब पार्ट बना भारत, 2006 में बना, ठीक है। 1997 से ये पार्ट नहीं था। लगभग 9% के करीब कंट्रीब्यूशन दे रहा है, ये 9% के करीब
जो भी इक्विपमेंट्स हैं, मतलब उतनी लागत का, जितना लागत लग रही है उसका 9% के करीब इक्विपमेंट वगैरह और जो भी चीजें हैं, मैन पावर वगैरह ये प्रोवाइड कर रहा है, इक्विपमेंट, मैन पावर, ये सारी चीजें प्रोवाइड कर रहा है इस आईटीआर प्रोजेक्ट को। तो 2006 में ये इसका पार्ट बना था, ठीक है। और इसके अलावा चाइना, जो अभी आप बहुत ज्यादा न्यूज पढ़ रहे होंगे, न्यूज के बारे में इसके बारे में पढ़ रहे होंगे कि चाइना किस तरह से कंट्रीब्यूट, उसने अपना जो रिएक्टर बनाया है वो क्या है और किस तरीके से है, उस पर बात हम लोग करें तो चाइना जो है रिसेंटली क्रिएटेड न्यू रिकॉर्ड फॉर डिजाइनिंग एन आर्टिफिशियल, ये करंट अफेयर है बिल्कुल, ये लेटेस्ट 3 से 4 हफ्ते 5 हफ्ते पहले का। तो डिजाइनिंग एन आर्टिफिशियल सन ऑन अर्थ दैट हैज सस्टेन ए टेम्परेचर ऑफ 120 मिलियन डिग्री सेल्सियस। यानी कि चाइना ने जो अभी अपना खुद का रिएक्टर बनाया, आईटीआर से अलग अपने घर में जो रिएक्टर बनाया, जैसे हमने अपना आदित्य बनाया था वैसा ही एक रिएक्टर बनाया है, जिसमें उसने 120 मिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को क्रिएट किया टोकामैक से। और ये जो बनाया गया है वो ईस्ट नाम का लैब है, वहां पर इसको बनाया गया है। द एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामैक, इसका फ्यूजन रिएक्टर, ये नाम है जहां पर इसको क्रिएट किया गया है, एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामैक ईस्ट फ्यूजन रिएक्टर किया गया है। ये 101 सेकेंड तक, बहुत बढ़िया, जरा सोचिए 101 सेकंड तक इसने 120 मिलियन डिग्री सेल्सियस को सस्टेन किया है। बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी, मतलब अभी आईटीआर बन रहा है और तब तक चाइना ने 101 सेकंड तक के लिए 120 मिलियन डिग्री सेल्सियस को सस्टेन भी कर दिया, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो 100 याद रखिएगा, 101, अभी इसने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना स्टार्ट नहीं किया, सिर्फ 101 सेकंड तक ये 120 मिलियन डिग्री सेल्सियस को सस्टेन किया गया है। Previously, East had generated an electron temperature of 100 million degree Celsius. इससे पहले जो एक्सपेरिमेंट किया था चाइना ने, उसमें 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस 2018 में इसने क्रिएट किया था, 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस। और मतलब कोर ऑफ सन, यानी सन की जो टेम्परेचर है उससे ज्यादा टेम्परेचर इसने क्रिएट कर दिया चाइना ने, ठीक है, उससे भी ज्यादा टेम्परेचर अब क्रिएट कर चुका है, ठीक है। और इसके अलावा साउथ कोरिया की बात की जाएगी तो साउथ कोरिया ने भी अपना एक रिएक्टर बनाया है जिसमें 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर क्रिएट करके 20 सेकंड तक सस्टेन किया दिसंबर 2020 में। देखिए बिल्कुल करंट अफेयर, अब आप सोच रहे हैं पूरी मेहनत करके मैं आप लोगों के लिए ला रहा हूं, ये सारा करंट अफेयर, सारी चीजें जो है मैं आप लोगों के पूरी मेहनत करके एक जगह पे इकट्ठा करके दे रहा हूं और साथ ही साथ उसके बेसिक्स भी समझा रहा हूं। अच्छा, एक काम आज आप लोग और भी कर दीजिएगा कि अभी जितने लोग भी, लगभग 50 लोग मुझे सामने पार्टिसिपेंट दिख रहे हैं, सभी लोग तुरंत सबसे पहला काम आप ये करेंगे कि अभी तुरंत, मैं कहिए तो 2 सेकंड 1 मिनट के लिए रुक जाता हूं, आप लोग तुरंत अपने व्हाट्सएप से मुझे मैसेज तुरंत डाल दीजिए कि यस आई एम इन, ये लिख दीजिए, या यस लिख के भेज दीजिए, सिर्फ यस लिख के भेज दीजिए, जिससे कि मैं आप 50 के 50 लोगों का ग्रुप बना दूं और साथ ही साथ सारी इंफॉर्मेशन, क्योंकि एक लोगों को इंफॉर्मेशन शेयर करना बहुत मुश्किल काम होता है, तो सारी इंफॉर्मेशन, इसके अलावा सारा पीडीएफ, ठीक है, सारा पीडीएफ मैं आज भेज दूंगा, लेकिन जो नहीं लिखेगा उसे मैं पीडीएफ नहीं भेज पाऊंगा, क्योंकि अलग अलग भेजना बहुत चैलेंजिंग था और बहुत सारे लोग मुझे डिमांड करते हैं। तो जितने लोग भी हैं वो सिर्फ व्हाट्सएप पर यस लिखकर भेज दें, और जितने लोग यस लिखकर भेजेंगे उनको मैं उस ग्रुप में शामिल कर लूंगा, और फाइनली जो है वो मैं उनको पीडीएफ भेज दूंगा, उनसे जितनी भी इंफॉर्मेशन होंगी वो सारी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को भेजता रहूंगा, एक ग्रुप बन जाएगा और उस ग्रुप में मैं आप लोगों को इंफॉर्मेशन भेज दूं। तो सब सबसे पहले ये काम कर लीजिए, 1 मिनट मैं रुक रहा हूं, ठीक है। 7011874712 7011874712, तो इस पर आप लोग तुरंत यस लिखकर भेज दें। फिर से सारी चीजें आपने देख ली, फिर से एक बार जल्दी से हम शॉर्ट में इसको रिवाइज कर दे रहे हैं। आपको एक क्लीन एनर्जी लेने के लिए बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट में एनर्जी मतलब पाने के लिए एग्जैक्टली फ्यूजन एनर्जी का यूज करना पड़ेगा, जिसमें ड्यूटियम ट्रिटियम का यूज होता है। ड्यूटियम ट्रिटियम हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं, और ये जब आपस में फ्यूज करते हैं तो हीलियम में कन्वर्ट होते हैं, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी देते हैं, और इसी की मदद से हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं। इनको फ्यूज करने के लिए बहुत हाई काइनेटिक एनर्जी की जरूरत है, और हाई काइनेटिक एनर्जी प्राप्त करने तब इनकी होगी जब इनको प्लाज्मा स्टेट में कन्वर्ट किया जाएगा। प्रोटियम ड्यूटियम को प्लाज्मा स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर की जरूरत है। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, आईटीआर प्रोजेक्ट और अपने खुद के कुछ प्रोजेक्ट्स में हम क्या कर रहे हैं,
कि टोकामैक रिएक्टर्स बना रहे हैं। टोकामैक रिएक्टर्स में एक वैक्यूम टनल होती है, उस वैक्यूम टनल को बहुत हाई इलेक्ट्रोमैग्नेट से घेर दिया जाता है, जिसके अंदर प्लाज्मा को वेरियस टाइप ऑफ मेथड से क्रिएट किया जाता है। और जब प्लाज्मा क्रिएट हो जाता है तो ये प्लाज्मा जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट की वजह से ना ऊपर जा पाता है, ना नीचे, ना दाएं ना बाएं। फाइनली क्या होता है कि मिडिल में क्रिएट हो जाता है और इसको आसानी से सस्टेन किया जा सकता है। इसकी मदद से हम क्या करेंगे, इसकी मदद से हम क्या करेंगे फ्यूचर में, हम वाटर को इस टोकामैक रिएक्टर में भेजकर स्टीम में बदलकर इसे टरबाइन घुमाएंगे, जिससे कि हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, इलेक्ट्रिसिटी हमें मिलेगी। और ये इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही कम फ्यूल में हमें मिलेगी, बहुत ही कम पैसे में मिलेगी, और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ज्यादा क्लीन एनर्जी होगी। तो क्लीन एनर्जी, तो अगर इन सब बातों को अगर हम ध्यान में रखें। अच्छा, ये जो आईटीआर प्रोजेक्ट है वो बनाया कहाँ जा रहा है? आईटीआर प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है फ्रांस के अंदर। कौन सी जगह है? सेंट पॉल लेस ड्यूरेंस नाम की जगह है। इसमें इंडिया, यूएस, यूरोपीय यूनियन, चाइना, साउथ कोरिया, जापान, ये सारे कंट्रीज इसके अंदर शामिल हैं। और ये जो है वो 2007 से इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ, 2035 में ये प्रोडक्शन स्टार्ट करेगा, और 2025 में इसका फर्स्ट प्लाज्मा स्टार्ट होगा। इसके अलावा कुछ नॉन मेंबर्स कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया, कजाकिस्तान, थाईलैंड, कनाडा, ये सब नॉन मेंबर कंट्रीज हैं। और इसके अलावा और भी बहुत सारे कंट्रीज हैं जो अपना सेल्फ सन क्रिएट कर रहे हैं, खुद का सूरज क्रिएट कर रहे हैं, खुद के सूरज के बराबर की एनर्जी प्रोड्यूस करने की अपने घर में कोशिश कर रहे हैं, जिसमें इंडिया भी शामिल है। इंडिया का जो टोकामैक रिएक्टर है वो आदित्य के नाम से जाना जाता है। इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च गांधीनगर गुजरात में ये मौजूद है, जहां पर 0.4 सेकंड के लिए प्लाज्मा को क्रिएट किया जाने की कोशिश की गई है। इसके अलावा चाइना ने अपना, इसके अलावा यूके, यूएस, ये सब भी कर रहे हैं। चाइना ने अभी रिसेंटली सबसे ज्यादा वक्त 101 सेकंड तक के लिए 120 मिलियन डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर क्रिएट किया, प्लाज्मा क्रिएट किया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इसके अलावा जो है साउथ कोरिया ने भी क्रिएट किया। इसके अलावा और भी कंट्रीज अपनी कोशिश कर रहे हैं। तो होप कि ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट विद करंट अफेयर्स मैंने आप लोगों को अपडेट कर दिया और आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ भी गई होंगी। तो आप लोगों को ये पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा जो फ्यूजन, तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, अगर मेंस में क्वेश्चन पूछा जाए, चलिए प्रीलिम्स में तो आप, मुझे लगता है, हर जवाब दे देंगे। इससे जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे, मुझे लगता है कोई ऐसा जवाब नहीं होगा जो आप ना दे पाए। सारे क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं, जितना मुझे कॉन्फिडेंस है, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर मान लीजिए मेंस में क्वेश्चन पूछा जाए, व्हाट इज फ्यूचर एनर्जी इज फ्यूजन एनर्जी, एक्सप्लेन, अगर ऐसे करके क्वेश्चन पूछ लिया या इसी तरह घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया, तो आप इसका, मुझे लगता है, सारा जवाब दे सकेंगे। इस पूरे के पूरे जो भी मैंने आपको ये क्लास ली है, इस पूरी की पूरी क्लास में मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया, सारी चीजें, इसके बेसिक्स भी एक्सप्लेन कर दिए, इसका सारा कंट्रीब्यूशन भी एक्सप्लेन कर दिया, आईटीआर प्रोजेक्ट एक्सप्लेन कर दिया। आप आसानी से इसमें मेंस में भी आंसर राइटिंग कर सकते हैं और मुझे लगता है कि मेंस पर इस पर क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा आने वाले समय में, क्योंकि ये बहुत ही हॉट टॉपिक है, इस वक्त बना हुआ है। तो होप कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। कल जो अब थोड़ा सा हम लोग आप लोगों का क्वेश्चन ले लेते हैं जो शुरू से पूछा गया है, ठीक है। यस सर, यू आर ऑडिबल। यस सर, हाँ सर, इसमें 100, अजय यादव ने पूछा, यस सर, इसमें 150 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर अगर दे रहे हैं और फिर वही टेम्परेचर हम ट्यूब के थ्रू वाटर स्टीम सप्लाई करके टरबाइन मूव करेंगे, तो सर इसमें टेम्परेचर तो हमने ही प्रोवाइड किया है, जैसा कि आपने कहा। तो ये थोड़ा समय देखिए, मामला यहाँ पर यह है अजय यादव कि एक बार आपने टेम्परेचर दे दिया, समझिएगा सभी लोग, ये तो कंफ्यूजन, इनका क्वेश्चन ये है, सिंपल क्वेश्चन ये है कि अगर हम इतना टेम्परेचर दे ही रहे हैं शुरुआती दौर में, तो फिर उसके बाद इसी टेम्परेचर को हम इससे स्टीम ही जनरेट कर लेते हैं, क्या जरूरत है हमें टोकामैक रिएक्टर बनाने की। तो इसका आंसर ये है कि एक बार आपने प्लाज्मा में इतना टेम्परेचर या क्रिएट कर दिया और एक बार हाइड्रोजन के दोनों आइसोटोप्स आपस में फ्यूज करना शुरू कर दिए, यानी ड्यूटेरियम ट्रिटियम आपस में जब फ्यूजन स्टार्ट कर देंगे, तो फिर आपको एनर्जी देने की जरूरत नहीं होगी, वो सेल्फ सस्टेन करना शुरू कर देंगे, ठीक है। यानी एक बार ये फ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी तो अपने आप इतना टेम्परेचर क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा कि अदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे ड्यूटेरियम ट्रिटियम के, वो आपस में खुद उस टेम्परेचर पे आपस में फ्यूज करना स्टार्ट कर देंगे और ये एनर्जी लगातार सस्टेन करेगी। ओके, आपको ये आंसर मिल रहा होगा। जैसे कि सन में जब फ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट हुई होगी आज से अरबों साल पहले, तो एक शुरुआत में तो स्टार्ट
हुई होगी, उसको एनर्जी कहीं ना कहीं से मिली होगी, लेकिन बाद में जब उसमें लगातार ड्यूटियम ट्रिटियम आपस में फ्यूज होना स्टार्ट हो गए होंगे, आपस में फ्यूजन स्टार्ट कर दिया होगा, तो फिर उसके बाद उसको एनर्जी बाहर से देने की जरूरत नहीं पड़ी होगी, वो लगातार अपने आप फ्यूज करने लगे होंगे। एक बार आपको प्लाज्मा क्रिएट करने के लिए इनिशिएट करने की जरूरत है, शुरुआत करने की जरूरत है, उसके बाद वो खुद सेल्फ सस्टेन करने लगेगा। तो शुरुआत के दौर में आपको हो सकता है इसमें मुश्किल आए, चैलेंजिंग हो, लेकिन बाद में ये क्या होगा, सेल्फ सस्टेन करेगा, तो सस्टेन करेगा और एनर्जी का प्रोडक्शन देगा। होप कि आपको अजय आंसर मिल गया होगा।